नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए NCERT की राजनीतिक विज्ञान की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज से हम इसकी दूसरी पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति से इसका प्रारंभ करते हैं। तो स्वतंत्र भारत से राजनीति पाठ्य पुस्तक में हमारा पहला अध्याय है नए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोग इतिहास में पढ़ भी चुके हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश राज से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। इससे पहले भारत पर अंग्रेजों का क्या रहा, शासन रहा। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के समक्ष किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और भारत के राजनेताओं ने किस प्रकार से इन चुनौतियों से पार पाया, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो हमारी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो दिल्ली में लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया। तो उन्होंने जो राष्ट्र को संबोधित किया या फिर राष्ट्र के नाम उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण को भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। जिस प्रकार से देखिए, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट से क्या तात्पर्य है कि जिस प्रकार से विवाह 21 वर्ष की आयु में होता है और जो अपनी वधु होती है, जो उसका चेहरा देखते हैं या फिर उससे जो मुलाकात होती है, उस प्रकार से भारत ने भी इस स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों का इंतजार और संघर्ष किया। आप लोगों को पता है कि कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और कईयों ने अपने प्राणों का क्या दिया, बलिदान दिया। तो इस चिर प्रतीक्षित क्षण के लिए भारत ने कई वर्षों तक क्या किया, इंतजार किया। तो जब इससे भेंट हुई तो उसको क्या संज्ञा दी गई, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित। चिर प्रतीक्षित से तात्पर्य है काफी लंबे समय से जो प्रतीक्षा की जा रही थी, जो इंतजार की जा रही थी। वधु से तात्पर्य होता है दुल्हन और भेंट से तात्पर्य है मुलाकात। तो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। ठीक है, तो यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, उस भाषण को क्या कहा जाता है। तो उस भाषण को क्या कहा जाता है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। अब आप लोगों को पता है कि भारत का जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई वो काफी संघर्षों के बाद प्राप्त हुई। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। तो दो बातों पर सर्वसम्मति पाई गई या दो बातों पर सर्वसम्मति बनी हुई थी। पहला क्या कि आजादी के बाद देश को लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से चलाया जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार से तात्पर्य है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार से चलाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक का ही शासन होगा। जैसे राजशाही होता है तो राजा होता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस प्रकार से शासन चलता है। भारत में क्या सर्वसम्मति बनी कि आजाद जो हमारा भारत है इसमें शासन कैसे चलाया जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से ही चलाया जाएगा। सरकार का चुनाव कौन करेगी, जनता करेगी। आप लोगों को पता भी है कि आज हम क्या करते हैं, वोट देते हैं और हमारे वोट या मतदान से ही हम क्या चुनते हैं, अपने प्रत्याशी चुनते हैं और हमारे ये चुने गए प्रत्याशी ही आगे जाकर क्या चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। तो भारत में सरकार किस माध्यम से चलाई जाएगी, लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से ही भारत में चलाया जाएगा। किसको, शासन को
चलाया जाएगा। और दूसरी सर्वसम्मति क्या बनी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक वर्ग विशेष या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करेगी, बल्कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। शासन में गरीबों और कमजोरों का ख्याल रखा जाएगा। जो पिछड़ा हुआ वर्ग है या फिर जो कमजोर है या फिर जो आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए विशेष रूप से उन कार्य किया जाएगा। उनके विकास और उन्नति के लिए प्रयास किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि वह कौन से तथ्य थे जिनके ऊपर स्वतंत्र होते ही भारत पर सर्वसम्मति बनी। तो हम कह सकते हैं कि पहला क्या है कि देश को स्वतंत्र होते ही किसके माध्यम से, लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से चलाया जाएगा। और दूसरा क्या है, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। शासन में गरीबों व कमजोरों का क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए कि 1947 को भारत आजाद हो गया, तो आजादी से पहले जो सपने देखे गए थे उन सपनों को पूरा करने का अब टाइम आ गया था कि हम किस प्रकार से हम आजाद होंगे, किस प्रकार से हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो इन सभी सपनों को साकार करने का समय आ गया था। लेकिन आप यहां देखेंगे कि जब भारत जो आजाद हुआ वो केवल एक क्षण में आजाद नहीं हुआ था, बल्कि उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। उसके जो निर्माण की परिस्थितियां थी, जो आजाद भारत के निर्माण की परिस्थितियां थी, वो काफी संघर्षशील रही थी। और विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश रहा हो जिसका निर्माण इस प्रकार से हुआ हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के दो टुकड़े हुए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी हमारे दो बने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान तथा एक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे क्या कहा जाता है, बांग्लादेश कहा जाता है। तो ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था जिसका निर्माण विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ हो। और इसीलिए कहा जाता है कि 1947 का जो वर्ष था वह अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। किसका साल था? अभूतपूर्व हिंसा और त्रासदी का साल था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो काफी क्या हुए थे, दंगे हुए थे, ठीक है, लोगों के क्या हुई थी, हत्या हुई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि 1947 का जो वर्ष है वो क्या है, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था। लेकिन फिर भी भारत के जो राजनेताओं ने जिस भारत की कल्पना की थी उस कल्पना को साकार करने के लिए वह अपने लक्ष्य से डगमगाए नहीं, और जो भी चुनौतियां इसके लिए सामने आई उन्होंने उन चुनौतियों का सामना काफी विश्वास के साथ किया। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत को स्वतंत्र होने से ही किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो चुनौतियां तो काफी ज्यादा थी, लेकिन तीन प्रमुख ऐसी चुनौतियां थी जिनका स्वतंत्र भारत को सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे पहली चुनौती क्या थी कि भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखना। क्यों? क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था स्वतंत्र होते ही वह क्या था, काफी दुखदायी और कष्टदायक था। तो भारत के समक्ष क्या प्रश्न था कि भारत को एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ना था जिसमें भारतीय समाज की विविधताओं के लिए जगह हो। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहली क्या थी कि एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की विविधताओं के लिए जगह हो। दूसरा क्या था, लोकतंत्र को कायम रखना। और तीसरी चुनौती क्या थी, ऐसा विकास करना जिससे समूचे समाज का विकास हो, न कि किसी वर्ग विशेष या किसी तबके का ही विकास हो। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली चुनौती, एकता के सूत्र में बंधे रहने की। देखिए,
जब भारत आजाद हुआ तो हम सभी को पता है कि भारत का पाकिस्तान से क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो विभाजन होने के बाद लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि क्या जिस भारत का निर्माण किया जा रहा है वो भी क्या वापस बंधा रहेगा, एक सूत्र में बंधा रहेगा, या समय के साथ इसका भी क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। यदि हम भूगोल की दृष्टि से बात करें तो हम पिछली कक्षा में ये पढ़ चुके हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में कितने सारे राज्य हैं और कितने सारे क्या हैं, केंद्र प्रशासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग मील है। तो इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण जो किया जा रहा था, क्या यह एकता के धागे में बंधा रह पाएगा? क्यों? क्योंकि आकार की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से यहाँ पे कई प्रकार की क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। अगर हम भारत की बोलियों की बात करें तो प्रति 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पे ही हम देखेंगे कि भारत में बोलियां क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। राजस्थान की ही यदि हम बात करें तो राजस्थान में ही कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है, चाहे मेवाड़ी ले लीजिए, चाहे ढूंढाड़ी ले लीजिए, चाहे हाड़ौती ले लीजिए, चाहे मारवाड़ी ले लीजिए। तो कई प्रकार की बोलियां राजस्थान में बोली जाती है। कई प्रकार के धर्मों को मानने वाले उनके अनुयायी भारत में रहते हैं। कई प्रकार की संस्कृतियां क्या है, भारत में पाई जाती हैं। तो इतने बड़े देश को जिसमें इतनी सारी विविधता है, तो क्या भारत को एक सूत्र में बांध के रखा जा सकता है? फिर दूसरा प्रश्न क्या आता है, यहां पे देखिए कि भारत को एक सूत्र में बांध के रखना ही क्या प्रमुख उद्देश्य होगा? क्या बाकी के उद्देश्यों की तिलांजलि दे दी जाएगी, या फिर दूसरे के उद्देश्यों को भूलकर हम केवल एक ही चीज पर फोकस करेंगे कि नहीं भाई, भारत को हमें क्या रखना है, एकता के सूत्र में बांध के रखना है। तो ये सारी की सारी चुनौतियां क्या थी कि राष्ट्र के नेताओं के समक्ष आई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम इसमें बात करें तो भारत के भविष्य को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे कि क्या भारत एक रह पाएगा? ठीक है, क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा और बाकी के उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को किस प्रकार से हासिल किया जाएगा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि राज्यों का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। ठीक है, राज्य का एकीकरण किया गया, भारत का एकीकरण हुआ, जिसमें जब स्वतंत्रता से पहले भारत कई रियासतों में बटा हुआ था तो उन सबको मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। तो भारत की अखंडता को बनाए रखना ही सबसे प्रमुख चुनौती थी। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो भारत के समक्ष दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करने की। जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं और हमें पता भी है कि लोकतंत्र क्या होता है, ऐसा शासन जिसमें चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया उसमें भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए और इन मूल अधिकारों में हमें मतदान करने का अधिकार भी प्रदान किया गया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक वाले हर नागरिक को क्या है, मतदान का अधिकार प्राप्त है यदि वह भारत का नागरिक है। तो हमें क्या है, मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है कि भारत की जो व्यवस्था है उसमें संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहां पर मौजूद होते हैं। जिन लोगों का हम चुनाव करके भेजते हैं उनको वहां पे क्या है, हम प्रतिनिधि जो हम बनाकर भेजते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन को चलाया जाता है। इन विशेषताओं
से यह सुनिश्चित हो गया कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे, कि जो लोकतंत्र के रूप में हमने ढांचा बनाया है उसी में ही पार्टियां राजनीतिक मुकाबला करेंगी। प्रत्याशी खड़े होते हैं, हम हमारी इच्छा के आधार पर उनको चुनते हैं और जो प्रत्याशी चुने जाते हैं वो ही संसद में जाकर के इस शासन को चलाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी है, और इतना ही काफी नहीं है, चुनौती यह भी है कि संविधान से मेल खाते हुए लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में लाए जाएं। ठीक है, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बनाने के लिए केवल लोकतांत्रिक संविधान ही जरूरी नहीं है, बल्कि हम उस संविधान को हमारे व्यवहार में भी लाएं। इसी से हमारा लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है। अब राष्ट्र के समक्ष जो तीसरी समस्या आती है वो क्या थी, कि ऐसा विकास करना जिससे समूचे समाज का विकास हो, न कि किसी विशेष वर्ग विशेष का हो। तो भारत ने क्या किया कि इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का क्या होगा, व्यवहार होगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, हम हमारे धार्मिक विश्वासों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। ठीक है, हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से संविधान में क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, जिससे सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ठीक है, जिन समुदायों की संख्या काफी कम है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देकर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिनको एससी और एसटी कहा जाता है। तो जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको विशेष प्रावधान और विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। क्यों? ताकि वो भी राष्ट्र के निर्माण में पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकें। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ वर्गों को या फिर हम कहें कुछ व्यक्तियों को ही इसमें सुविधा प्रदान की गई है। सबको समान सुविधाएं और समान अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि सभी वर्ग राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। इसके अलावा हम बात करें तो संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना है। आपने नाम सुना होगा नीति निर्देशक तत्व, ऐसे तत्व जिनके आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इन तत्वों ने भी क्या किया, ये साफ कर दिया कि राष्ट्र में शासन किस प्रकार से चलाया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों ने लोक कल्याण के उन उद्देश्यों को भी क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया जिनके को राजनीति के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अब केवल इतना सा कार्य था कि आर्थिक विकास को गति दी जाए और भारत में गरीबी को खत्म करने के लिए कारगर नीतियों का क्या किया जाए, निर्माण किया जाए और इन नीतियों के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाए। हमारी इस पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति में हम इन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चुनौतियां सामने आई, इन चुनौतियों का सामना भारत ने किस प्रकार से किया, क्या क्या इसके लिए उपाय अपनाए गए, उन सभी का अध्ययन हम इस पाठ्य पुस्तक में करेंगे। इसके अलावा संविधान में जो विभिन्न लक्ष्य तय किए थे उनको हासिल करने में
कहां तक सफलता मिली है। केवल लक्ष्य तय करना ही उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करना भी क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो संविधान में लक्ष्य तो हमने तय कर लिए कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो पिछड़े हुए तबके हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको धार्मिक स्वतंत्रता होगी, सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होगी। तो लक्ष्य तो हमने संविधान में रख लिए, लेकिन क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके हैं हम? क्या लोगों को धर्म की स्वतंत्रता, जाति को मानने की स्वतंत्रता मिली है? क्या सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है? क्या अपने विचारों को रखने की सभी को स्वतंत्रता है? क्या हमने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है? इन सभी का अध्ययन हम इस पाठ्य पुस्तक के द्वारा करेंगे। तो प्रारंभ के 3 अध्यायों का जो सार है वो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का रहेगा। पहला क्या है कि आजाद भारत ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, क्या प्रोसेस थी, क्या तरीके थे कि इन समस्याओं पे हम विजय प्राप्त कर पाते। और दूसरा यह था कि जो संविधान में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं क्या उनको प्राप्त किया जा चुका है। तो इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आजादी के पश्चात जो भारत के समक्ष सर्वप्रमुख जो चुनौती थी वो क्या थी, राष्ट्र निर्माण की थी। जैसा कि आपको इस पैराग्राफ में दिख भी रहा है कि भारत के समक्ष सबसे पहली जो चुनौती क्या थी वो राष्ट्र निर्माण की थी। भारत को काफी संघर्षों के बाद क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। तो हम उन सभी परिस्थितियों का और घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो भारत में क्या है, स्वतंत्र होते ही सामने आई। इन घटनाओं के अध्ययन से हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में सहायता होगी कि आजादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल ही प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों आया। ऐसी क्या कारण थे जिसके कारण राष्ट्र के समक्ष यह सवाल आया कि सबसे पहले राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। तो इन घटनाओं का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे कि क्या ऐसी घटनाएं थी कि जिनके द्वारा राष्ट्र को इस प्रश्न का सामना करना पड़ा।